बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस हेतु टीम समरियल सीटेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं निरंजन कुमार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट 4 को कंटिन्यू करेंगे, शुरुआत करेंगे। और यूनिट 3 तक हमारे क्लासेस आ चुके हैं और इन सारे क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का ही लिंक मैंने दे दिया है और उस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे क्लासेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे वॉच कर सकते हैं। और बढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग यूनिट 4 को शुरू करेंगे। और यूनिट 4 हमारा जो सिलेबस है, आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सिलेबस की चर्चा करेंगे। इकाई 4 का जो सिलेबस हमारा है, आप लोगों ने सिलेबस को देखा ही होगा निश्चित रूप से। तो यह सिलेबस ईसीसी के ऊपर फोकस्ड है। ईसीसीई इसका मेन टॉपिक है। तो इस सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। आइए वो देखते हैं कि कौन कौन से वो पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट मैंने बनाया है उसमें जितने भी ईसीसी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उन सबको एक साथ रखा है। जैसे कि ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्य, एक संतुलित तथा संदर्भयुक्त ईसीसी पाठ्यचर्या की समझ। इसके बाद है कि लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है पाठ्यचर्या के, बिहार में इसकी क्या स्थिति है, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं, नवाचार क्या हो सकते हैं इसमें, विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अपेक्षाएं क्या हैं, इसमें जो अकादमिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। फिर है कक्षा में विकासोन्मुख बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो ईसीसी पे फोकस्ड हैं, इनको मिला करके मैंने एक कंप्लीट पैकेज बना दिया, एक पार्ट 1 बना दिया। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ईसीसी क्या है। तो ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसको कहते हैं हिंदी के अंदर। दूसरा पार्ट जो मैंने क्रिएट किया है उसमें आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक ऐसे थे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़े हुए थे। और एक टॉपिक में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN के जो बच्चे हैं और उनमें जो दिव्यांगता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता होती है, तो उसको लेकर के मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, और शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व। तो ये 3 टॉपिक ऐसे थे जिसको मैंने पार्ट 2 में कर दिया है। तो इसके अनुसार से 2 पार्ट में हमारे क्लासेस आएंगे यूनिट 4 के ऊपर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 1 को लेकर के चर्चा करेंगे और उनके ऊपर आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी शॉर्ट नोट्स हो सकते थे, उसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर लूँ कि चैनल को लेकर के यदि आपको हमारे क्लासेस पसंद आते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे अपने अधिक से अधिक साथियों तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जब एसईओ अपना चेक किया तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। यदि आपको पसंद आ रहे हैं हमारे क्लासेस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। 90% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं, ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने भी चर्चा के दौरान आप लोगों को बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, अगला जो सवाल है, आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताइए। आईसीडीएस हमारे बिहार के अंदर जो है आईसीडीएस ही ईसीसी को संभालती है, इसको पूरा टेक ओवर करती है। तो आईसीडीएस क्या है, तो आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समेकित बाल विकास परियोजना या समेकित बाल विकास सेवा इसको कहते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस से जुड़े घटक में कौन शामिल नहीं है। आपको 4 घटक यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन 4 घटकों में से बताना है कि आईसीडीएस का घटक कौन सा नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बिहार के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र चलता है जो ईसीसी के ऊपर फोकस्ड है। इसमें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं जिनको शिक्षा के साथ साथ पोषण युक्त आहार भी दिया जाता है। तो ये आंगनबाड़ी तो प्रमुख संस्था हो गई। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो होते हैं सीडीपीओ, ये सीडीपीओ प्रखंड स्तर के पदाधिकारी होते हैं जो इसका संचालन देखते हैं, इसका मॉनिटरिंग का जिम्मा उन्हीं के जिम्मे होता है। इनके ऊपर आते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ। ठीक है,
CDPO के बाद DPO आते हैं। DPO उनसे ऊपर होते हैं, जिला लेवल के ये पदाधिकारी होते हैं जो पूरे जिला भर में इसको मॉनिटर करते हैं। अगला जो हमारा घटक है वो है जीविका समूह। तो जीविका समूह का इससे कोई लेना देना नहीं है। जीविका समूह को ECC से कोई लेना देना नहीं है और यह ICDS का घटक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा केवल डी। अगला सवाल बढ़ें उससे पहले आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन का मैंने चार्ट तैयार किया है। इसमें आपको ICDS के विभिन्न घटकों को उचित क्रम में सजाना है, ऊपर से नीचे की ओर। जो टॉप लेवल की संस्था है उसके नीचे जो संस्था है इसके अनुसार से आपको सजाना है। तो ICDS के जो घटक हैं आइए इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हैं। तो सबसे ऊपर की जो संस्था होती है वो है CMU। CMU का तात्पर्य है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, यानी कि जो केंद्र प्रायोजित संस्था है जो इसको मॉनिटर करती है वो सबसे टॉप लेवल की संस्था है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ICDS है या फिर ECCE है, यह भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, इसके नीचे आता है SMU। SMU का मतलब होता है स्टेट मॉनिटरिंग यूनिट। केंद्र के बाद राज्य स्तर पे जो मॉनिटरिंग यूनिट तैयार की गई है। इसके नीचे आते हैं प्रत्येक जिला के DPO जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और DPO के नीचे आते हैं CDPO जो प्रखंड स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और CDPO के नीचे आंगनवाड़ी या बाल बाटिका है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है वो है सुपरवाइज़र, क्योंकि आंगनवाड़ी से ऊपर सुपरवाइज़र होते हैं और सुपरवाइज़र से ऊपर CDPO होते हैं। तो सुपरवाइज़र एक पद है ना कि घटक है, इसलिए सुपरवाइज़र को यहाँ पे हटाया गया और ये सारे घटक हैं। तो इस प्रकार से ICDS को संचालित करने वाली संस्थाएं इस प्रकार से हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला जो प्रश्न है हमारा, CDPO का फुल फॉर्म बताइए। तो CDPO का फुल फॉर्म पहला ऑप्शन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानर ऑफिसर, चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्लानर ऑफिसर। नहीं, पहला ऑप्शन हमारा सही है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो आगे अब बढ़ेंगे और अगला सवाल है, भारत सरकार ने ICDS या आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1982, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 1995। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु भारत सरकार ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को ICDS या आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और विकास की आवश्यकताओं पर फोकस किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2012 में आंगनबाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। ठीक है, 2012 से ECCE भी इसमें आ गया और इसके बाद आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। अगला सवाल लेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बालकों की आयु सीमा क्या है? बालकों की आयु सीमा क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 8, 3 से 6 या फिर 4 से 10? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल लेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन के दौरान बताया था कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। देखिए, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद का संकल्प पत्र जारी करते हुए ECCE को व्यापक रूप दिया गया। इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी। ठीक है, जो प्रशिक्षण पाठचर्या की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों की पद्धति उपलब्ध कराएगी
तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बच्चों के मस्तिष्क का 85% भाग किस अवस्था तक विकसित हो जाता है? किस अवस्था तक? शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था? तो इसका सही आंसर पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था के अवस्था में ही बच्चों का मस्तिष्क जो है वो 85% डेवलप हो जाता है, और इसीलिए इस अवस्था में बच्चों को उचित वातावरण, उचित समृद्ध वातावरण और समृद्ध परिवेश मिलना जरूरी है, ताकि उनका जो विकास हो वो सही दिशा में हो। हाल के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि प्राथमिक स्तर के बालक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से वंचित हैं। ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, 5 करोड़। 5 करोड़ ऐसे बच्चे पाए गए जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से वंचित हैं। अगला सवाल लेंगे, भारत में ईसीसी की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? सही कथन को चुनिए। ये सही कथन एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, तो यह भी एक उद्देश्य था, आवश्यकता महसूस की गई जब सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक स्तर पर आने के बावजूद भी एफएलएन से वंचित हैं। एफएलएन का मतलब बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। आप लोगों ने निष्ठा प्रशिक्षण किया होगा तो उसमें एफएलएन का प्रशिक्षण दिया गया था, है ना? तो उससे भी सवाल आगे रहेंगे। तो यहाँ पे पहला जो आवश्यकता है वो तो सही है। दूसरा, बच्चों के कौशल विकास के उद्देश्य से, तो इसके अंतर्गत कौशल विकास की चर्चा नहीं है, इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की चर्चा की गई है, ना कि कौशल विकास। और पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों में आप कौन सा कौशल डेवलप कर सकते हैं? उनको तो पहले चीज़ों को समझने के लिए तैयार करना है। तीसरा है, भारत में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से। ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा पाया गया कि कुपोषण एक बड़ी समस्या है, और जब आप देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र को तो वहाँ पे पोषण युक्त आहार की व्यवस्था है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हैं। चौथा है कि जीविका समूह को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से। ये गलत ऑप्शन है, जीविका समूह का इससे कोई लेना देना नहीं है आईसीडीएस से। तो ए और सी, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान अर्थात एफएलएन, जिसका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रदान करने के उद्देश्य से ईसीसी की आवश्यकता महसूस की गई। और दूसरा कि भारत में बढ़ते कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से ईसीसी की आवश्यकता महसूस की गई। हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल लेंगे, ईसीसीई लागू करने के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला है कि बच्चों के सर्वांगीण एवं समेकित विकास के लिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा एवं देखभाल में संतुलन स्थापित करना, यह भी सही है। शिशुओं को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करना, यानी कि जब पहली कक्षा में जाएं तो पहली कक्षा के योग्य उनका मानसिक स्तर हो जाए, ये भी सही है। शिशुओं को घर जैसा वातावरण प्रदान करके आनंददायी शिक्षा देना, ये भी सही है, क्योंकि इसमें खेल आधारित गतिविधि करवाई जाती है। बच्चों में जीवन कौशल का विकास करना ताकि वे जीविकोपार्जन कर सकें, तो ये ईसीसी का लागू प्रारंभिक उद्देश्य नहीं है, ये बाद की शिक्षा का उद्देश्य है कि जीवन कौशल का विकास करना। तो ए, बी, सी और डी, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मारिया मोंटेसरी का मानना है कि किसके विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है? स्थूल गत्यात्मक कौशलों के विकास के बाद, या फिर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास के बाद, या फिर इंद्रियों के विकास के बाद, या शारीरिक विकास के बाद? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रियों के विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। मारिया मोंटेसरी ने इंद्रियों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, और उनके जो टीचिंग लर्निंग एलिमेंट्स हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था के ऊपर आधारित हैं। देखिए, मारिया मोंटेसरी का मानना है कि इंद्रियों के विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। बुद्धि का संपूर्ण विकास इंद्रिय विकास पर ही अवलंबित है। 3 से 7 वर्ष के बीच इंद्रिय शिक्षण की उपेक्षा की जाती है, तो
तो बालक का बुद्धि बल पंगु बन जाता है। तो इसलिए मारियम मोंटेसरी का फोकस था कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान किया जाए, और ये प्रणाली मोंटेसरी प्रणाली कहलाती है। और आज इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बाल विकास का आयाम नहीं है। कौन सा आयाम नहीं है? संज्ञानात्मक विकास है, शारीरिक विकास भी है, भाषाई विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है। इनमें से कोई नहीं, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि ये चारों तो बाल विकास के आयाम हैं। अगला सवाल लेंगे, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश, ये तो सही है। पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, अच्छे खिलौने की उपलब्धता, खेल के मैदान की उपलब्धता। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सर्वाधिक जरूरी। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो इस चौथे ऑप्शन में समाहित हैं। संसाधन युक्त परिवेश का मतलब क्या हुआ? संसाधन युक्त परिवेश का मतलब हुआ कि वहाँ पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, खेल के साधन उपलब्ध हो, खेल का मैदान उपलब्ध हो, है ना। तो संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश सही ऑप्शन होगा, सर्वाधिक जरूरी है। अगला प्रश्न लेंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक पैटर्न हमारा क्या हो गया है? पहले था 10+2+3, है ना, तो ये तो अब खत्म हो गया। अब जो आ गया है वो है 5+3+3+4, 5+3+3+4। इसे 5 वर्ष का जो है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्तर बनाया गया, 3 से लेकर के 8 वर्ष तक का, है ना। नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक का ये लेवल तैयार किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभ के 5 वर्षों के लिए एक नवीन शैक्षिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे जाना जाता है प्राथमिक शिक्षा के रूप में नहीं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के रूप में। सही, यही हमारा सही ऑप्शन है कि ECC के रूप में जाना जाता है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है? तो देखिए ये सारे कथन वाले जो सवाल आ जाते हैं तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी होता है, और आप हमारे जब सब्जेक्टिव बुक परचेज करते हैं तो उसके अंतर्गत ECC के ऊपर हमारा अपना खुद का तैयार किया गया नोट्स आपको मिल जाता है, जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका सही आंसर होगा न्यूमैन। न्यूमैन ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न भी कथन से संबंधित है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। फ्रायड ने ही ऐसा कहा था। अगला है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। विकास की किसी दूसरी अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं वैलेंटाइन, न्यूमैन, फ्रायड, वाटसन। तो इसका सही ऑप्शन है वाटसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल है? देखिए गतिक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल गतिक कौशल होता है और एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। यहाँ पे बताना है कि फाइन मोटर स्किल कौन सा है, पेड़ पर चढ़ना, दौड़ना, चित्रकारी करना या फिर गेंद खेलना। तो इसमें से देखिए जो सूक्ष्म गतिक कौशल है वो है चित्रकारी करना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और इसमें बच्चों का सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है। बच्चे अपने मस्तिष्क का समन्वय अपने हाथों की उंगलियों के साथ करते हैं और उनका कंसंट्रेशन पावर वहाँ पे ज़्यादा होता है, जबकि स्थूल गतिक कौशल में वे शरीर के अंगों का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। दौड़ लगाना, साइकिल चलाना, पेड़ पर चढ़ना, ये सारे स्थूल गतिक कौशल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थूल गतिक कौशल है? ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है? सुई में धागा पिरोना, ब्लॉक बिल्डिंग, चित्रकारी करना, कूदना। तो कूदना इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा है, इनमें से कौन बच्चों में सीखने के नियम हैं? तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, प्रबलन सिद्धांत। तो ये चारों ही सीखने के नियम हैं, ये सभी सही ऑप्शन होगा। एक चीज़
यहाँ पे चर्चा कर दें कि इन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम दिए गए थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। और प्रबलन सिद्धांत को दिया C.L. हल ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला सवाल लेते हैं। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब का पेज आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है ही। चलिए, ईसीसी की पाठचर्या होनी चाहिए। सवाल है, विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप आधारित, बच्चों की आयु और आवश्यकता के अनुरूप, बच्चों की रुचियों तथा क्षमताओं से जुड़ी होनी चाहिए। उपरोक्त सभी, जी हाँ, ये तीनों ही सही हैं। ईसीसी की जो पाठचर्या तैयार की जाती है वो इन तीनों के ऊपर फोकस्ड रहता है, जिसमें विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधि आधारित होना चाहिए, मोटर डेवलपमेंट का दोनों इसमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो प्ले स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, आंगनबाड़ी जो होती हैं, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं ताकि उनका जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो। साथ ही उनको बहुत तरह के पेंटिंग के काम सिखाए जाते हैं, कुछ जो सूक्ष्म गति कौशल का विकास कर सके, जैसे पजल बनाना, है ना, छोटे छोटे बर्ड्स से पेंटिंग बनाना, कागज़ों को फाड़ करके चिपकाना, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं वहाँ पे। तो वो विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप आधारित होना चाहिए। बच्चों की आयु और आवश्यकता के अनुरूप भी होना चाहिए। आयु वर्ग के अनुसार से उनकी गतिविधि आधारित सामग्रियाँ होती हैं, है ना। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा मूर्त वस्तुएं रहती हैं और उनसे उनका जो है लेवल के अनुसार चीज़ें होती हैं। बच्चों की रुचियों तथा क्षमताओं से भी जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा सामग्री होना चाहिए कि बच्चों को मन लगे। अब ऐसा सामग्री ना बना दिया जाए कि बच्चे उसमें उबने लग जाएं, बच्चों को लगे कि ओ ये तो पकाऊ चीज़ें हैं, इरिटेशन उनको महसूस होने लगे तो वो चीज़ों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। इसलिए बच्चों की रुचियों तथा क्षमताओं से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल लेंगे, इनमें से कौन ईसीसी पाठचर्या का लघु उद्देश्य नहीं है। ईसीसी की जो पाठचर्या तैयार की गई उसमें 2 उद्देश्य निर्धारित हैं। पहला लघु उद्देश्य है, दूसरा दीर्घ उद्देश्य है। तो लघु उद्देश्य यानी कि जिसका तुरंत फलाफल मिल सके, और दीर्घ उद्देश्य जो भविष्य को ध्यान में रख करके तैयार की गई है ना। तो आपको ये पहचानना है कि कौन लघु उद्देश्य नहीं है। हमारे सब्जेक्टिव बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसकी समझ व्यापक होती है सब्जेक्टिव की, और ऑब्जेक्टिव में भी मैंने कोशिश की है कि इन सारे फैक्ट्स को डाला जाए। तो यहाँ पे देखेंगे लघु उद्देश्य कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि शैशवावस्था में विकास की गति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना। तो विकास की गति के आधार पर तो लक्ष्य निर्धारित किया ही जाता है। दूसरा है शिशुओं के क्रमबद्ध ज्ञान हेतु गतिविधियाँ तैयार करना। गतिविधि तैयार करेंगे ताकि बच्चे उससे जुड़ेंगे, ये सब लघु उद्देश्य हैं। तीसरा है सर्वांगीण, समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। ये देखिए दीर्घ उद्देश्य है, ये भविष्य को ध्यान में रख करके तैयार किया गया। तो जो चीज़ें फ्यूचर में प्राप्त होंगी, लंबे समय के बाद प्राप्त होंगी, तो वो दीर्घ उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सर्वांगीण, समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। अगला सवाल लेंगे, इनमें से कौन ईसीसी पाठचर्या का दीर्घ उद्देश्य नहीं है। अब बताना है कि दीर्घ उद्देश्य कौन सा नहीं है। गुणवत्ता का सुनिश्चय करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आवश्यक सुधार करके साक्षरता दर में अपेक्षित सुधार करना, सर्वांगीण, समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना, शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप देखेंगे कि ये जो 3 ऑप्शन ऊपर के हैं, ये तीनों ही फ्यूचर को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं और इनका फलाफल कुछ समय के बाद आएगा। और चौथा ऑप्शन जो है शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये लघु उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न लेंगे कि बिहार में ईसीसी के कार्यान्वयन के लिए सरकारी स्तर पर कौन सी संस्था कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी संस्थाएं जो हैं वो ईसीसी का कार्यान्वयन कर रही हैं। ईसीसी के कार्यान्वयन के लिए निजी स्तर पर कौन सी संस्था या संस्थाएं कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल। तो देखिए निजी स्तर पर यानी कि प्राइवेट लेवल पर प्ले स्कूल है, किंडरगार्टन आपका है और साथ ही मॉन्टेसरी स्कूल भी है। तो बी, सी और डी सही ऑप्शन होगा दूसरा। अगला प्रश्न लेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं। ब्लॉक बिल्डिंग,
पेपर चिपकाना, स्विमिंग, पहेलियाँ सुलझाना। अब यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास की चर्चा की जा रही है। विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं और उन अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग गतिविधियों का चयन किया जाता है और ये सारे डिटेल आपको हमारे सब्जेक्टिव नोटबुक में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी विकास के अलग अलग आयाम हैं बच्चों के, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, स्थूल गत्यात्मक कौशल, इन सारे कौशलों का किस प्रकार से विकास होगा, कौन कौन सी गतिविधियों को वहाँ पे कार्यान्वित करना है, ये सारा बिल्कुल कैटेगरी वाइज बांट करके बनाया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सी गतिविधियाँ उपयुक्त हैं, तो यहाँ पे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास यानी कि समझ जिससे बढ़े, तो उसके लिए ब्लॉक बिल्डिंग है और पहेलियाँ सुलझाना है। ए और डी हमारा सही है। पेपर चिपकाना ये सूक्ष्म गति कौशल से संबंधित है। स्विमिंग स्थूल गति कौशल से संबंधित है, जबकि ब्लॉक बिल्डिंग आप समझते होंगे, चौखुट आप लोगों ने देखा होगा, वर्गाकार शेप का, और उन खानों को अरेंज करते हुए बच्चे घर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, तो उसको ब्लॉक बिल्डिंग कहते हैं। और पहेलियाँ सुलझाना, इससे भी संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। इसमें अलग अलग तरह की पहेली होती है, जिग्सा पजल्स होते हैं जिसमें एक चित्र के अलग अलग टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों को जोड़ करके उस चित्र को बनाया जाता है, तो उसको जिग्सा पजल कहते हैं। तो इस प्रकार से जब पहेली हम लोग हल करते हैं, बच्चे हल करते हैं, तो उनका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। तो ए और डी चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेंगे, बच्चों के सूक्ष्म गति कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं। अब यहाँ पे सूक्ष्म गति कौशल आ गया, तो सूक्ष्म गति कौशल में पेपर चिपकाना हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। बी और डी सही है। चलिए अगला सवाल लेंगे, बच्चों के स्थूल गति कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त है। अब स्थूल गति कौशल में नेचर वॉकिंग, कोलाज कार्य, लेखन, स्लाइडिंग, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, नेचर वॉकिंग सही है और स्लाइडिंग सही है ना। नेचर वॉकिंग स्थूल गति कौशल के विकास में सहायता करेगा और स्लाइडिंग भी स्थूल गति कौशल में विकास करेगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बच्चों के संवेदात्मक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त है जिनसे उनमें संवेदी भावनाएं उत्पन्न हो। दौड़ लगाना नहीं, ये तो स्थूल गति कौशल के लिए हो गया है ना, तो पहला नहीं होगा। दूसरा नृत्य से संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, सही है। लेखन भी संवेदनशीलता पे आधारित है, तो बी और सी सही होगा। ओरोगामी क्या होता है, तो ओरोगामी कागज़ के जो कागज़ को मोड़ करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कागज़ के नाव बनाते हैं बच्चे, कागज़ के हवाई जहाज़ बनाते हैं, तो उसको ओरोगामी कहते हैं। तो वो स्थूल सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएगा ओरोगामी। यहाँ पे बी और सी हमारा है नृत्य और लेखन, जो संवेदी क्षेत्र के लिए सही है। अगला प्रश्न लेंगे, बच्चों के सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं। तो सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए नाटक सही हो जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न घटक उसमें शामिल होते हैं। समूह खेल भी उसमें शामिल होगा। चित्रांकन और ओरोगामी नहीं होगा। ये सूक्ष्म गति कौशल के विकास के लिए, तो ए और बी सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए और बी। ईसीसीई के लिए कक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, व्याख्यान आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो ईसीसीई के लिए तो निश्चित रूप से बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, जिसमें बालक सक्रिय भूमिका में हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ईसीसीई के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल के विकास को करने वाला, ये सही ऑप्शन है। बाल केंद्रित शिक्षा वाला सही है। शिक्षक के निर्देशन में चलने वाला नहीं, शिक्षक के निर्देशन में चलने वाला कक्षा नहीं होना चाहिए। कक्षा के अंदर कठोर अनुशासन वाला भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को वहाँ पे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ए और बी ये सही ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन हमारा। ईसीसीई के कार्यान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए समावेशी कक्षा वातावरण निर्माण के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सही कथनों को चुनना है जो बताते हैं कि ये लक्ष्य हैं। पहला, विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करें। विकास के सभी क्षेत्रों में
ज्ञान और कौशल का विकास करें, ये सही है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बच्चों को रट करके याद करना सिखाएं, नहीं, रटन तो प्रणाली पर तो कहीं भी नहीं है। तीसरा है वैयक्तिक अंतरों और सीखने की शैलियों की समझ। हाँ, ये सही है। जब आप व्यक्तिक अंतरों और सीखने की शैलियों को समझेंगे तभी बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे। कक्षा के अंदर कठोर अनुशासन कायम करते हुए शिक्षण करें, नहीं, बच्चों को स्वतंत्रता देनी है इसी लेवल पे। तो हमारा ए और सी, ये दो कथन सही है, ए और सी पहला ऑप्शन में सही है। अगला है ECCE का कक्षा शिक्षण होना चाहिए, तो खेल एवं गतिविधि आधारित, पहला ही सही है, खेल एवं गतिविधि आधारित सही है। जगमग प्रणाली तो बड़े लेवल पर होता है, व्याख्यान भी कॉलेज लेवल पर, प्रोजेक्ट विधि आधारित ये भी गलत है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु दीक्षा ऐप पर शिक्षकों को FLN आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। FLN का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी। FLN का फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न लेंगे, ECCE में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के किसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है? शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है। ECCE में बच्चों के मूल्यांकन के लिए क्या उपयुक्त है? सत्रांत परीक्षा, वार्षिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये सही तरीका है ECCE में बच्चों के मूल्यांकन के लिए। अब तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी CCE ही होता है। ECCE की थीम क्या है ना, किस थीम के ऊपर आधारित है? केवल शिशु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, ये सही ऑप्शन है, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, ये तीनों चीज़ें हैं ECCE की थीम। सवाल की ओर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो आप सभी को पता है 6 से 14 आयु वर्ग यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था की आयु सीमा क्या है? तो शैशवावस्था की, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था की आयु सीमा बतानी है, तो पूर्व बाल्यावस्था की सीमा होती है 2 से 6 वर्ष की। और इसके बाद आप बताएं उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है। इसके बाद है पूर्व किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो पूर्व किशोरावस्था की आयु सीमा होती है 12 से 14 वर्ष। इसके बाद उत्तर किशोरावस्था की आयु सीमा होती है 14 से 18 वर्ष। तो इस प्रकार से जो किशोरावस्था तक की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं उनको इस अनुसार से वर्गीकृत किया गया है, और इनमें से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है वैलेंटाइन महोदय ने। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होती है और इस अवस्था में बच्चे काफ़ी तेज़ी से सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन कितना होता है? अगर उसे तौला जाता है तो उसका वजन कितना होता है? यहाँ पे पौंड में दिया हुआ है, ऑप्शंस आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन सही है, 7 से 8 पौंड बच्चे का वजन होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 पौंड का जो माप किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 0.454 किलोग्राम आता है। तो उस अनुसार से 7 से 8 पौंड के बीच अगर कैलकुलेट किया जाता है तो सामान्य शिशु का वजन 3 से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक का होता है। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय एक सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए, जन्म जब बच्चे का होता है तो लगभग अप्रॉक्स 20 इंच उसकी लंबाई होती है। अगला सवाल है कि बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर के क्रम में होता है? ठीक है, पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद धड़ का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा। तो यह किस सिद्धांत के अनुसार होता है, ये प्रश्न है। तो यह है शीर्षपाद पुच्छिए, ठीक है, शीर्षपाद पुच्छिए, यानी कि पहले शीर्ष यानी कि सिर का विकास होगा, उसके बाद पैर की ओर विकास बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बाल विकास के इस सिद्धांत के अनुसार से सिर से पैर के क्रम में विकास की गति होती है। अगला प्रश्न लेंगे, बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे ABCD 4 कथन दिए गए हैं।
बाल विकास के संदर्भ में उन कथन को पहचानना है जो सही नहीं है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं, ये कथन सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विकास का अगर कोई भी एक आयाम कहीं पे गड़बड़ा जाता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रभाव बाकी के अन्य आयामों पर भी पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक दूसरे से भिन्न होता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक दूसरे से भिन्न होता है, तो यह भी सही है। विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना, यह प्रेडिक्टेबल है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, यह भी सही कथन है। तो हमारा ऑप्शन होगा दूसरा, केवल सी सही नहीं है। अगला प्रश्न लेंगे, उससे पहले यदि आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं तो लाइक करके जाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन नहीं है? देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक बाह्य कारक होता है और एक आंतरिक कारक होता है। तो यहाँ पे बताना है कि आंतरिक कारक नहीं है। तो वंशानुगत कारक ये आंतरिक कारक होता है ना, इंटरनल काउजेस होते हैं। संवेगात्मक भी आंतरिक कारक है, बुद्धि भी आंतरिक कारक है। जीवन की घटनाएं ये बाह्य कारक हैं। ठीक है, तो केवल डी, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में भाषा सीखने की गति सर्वाधिक तीव्र होती है? भाषा सीखने की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष की आयु अवस्था में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न लेंगे, आंधी एवं तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो आंधी एवं तूफान की अवस्था हम लोग जानते हैं किशोरावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसके कारण से जो किशोर लोग होते हैं उनमें आत्मनियंत्रण थोड़ा सा डगमगाता है, और ये काफ़ी नाजुक अवस्था होती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न हम लेंगे, विकास एवं वृद्धि में एक प्रमुख अंतर है। तो देखिए, विकास एवं वृद्धि में सबसे जो प्रमुख अंतर ये है कि वृद्धि परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखेंगे, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, सही है। अगला सवाल लेंगे, अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण अस्थायी परिवर्तन आता है, तो उसको अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, बाल विकास से संबंधित कौन सी प्रक्रियाएं जीवन पर्यंत चलती हैं? यानी कि जीवन तक, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो विकास सही है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। वृद्धि, देखिए वृद्धि गलत है, क्योंकि वृद्धि एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है। तीसरा है अधिगम, तो अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अभिप्रेरणा, व्यक्ति जीवन भर अभिप्रेरित होते रहता है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा जागती है उसकी। तो ए, सी और डी, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि बाल विकास से संबंधित ये सारी प्रक्रियाएं, विकास, अधिगम और अभिप्रेरणा जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। अगला प्रश्न लेंगे, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह व्यक्ति को अपने लक्ष्य पाने में समर्थ बनाती है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो महोदय का है। सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का प्रबलन सिद्धांत, सीखने के कुछ सिद्धांत है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष का नियम, प्रबलन सिद्धांत। तो प्रबलन सिद्धांत तो C.L. हल ने दिया है। किसने दिया है? C.L. हल ने। सीखने का प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल ने किया था। इसके अनुसार से सीखने के आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया ही सीखना है। जब बालक की किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब उसमें असंतोष उत्पन्न हो जाता है, और वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करना प्रारंभ कर देता है, और इसको ही सीखने का प्रबलन सिद्धांत कहा C.L. हल ने। और न्यूटन का एक उदाहरण हम लोग इसका ले सकते हैं। CWSN का फुल फॉर्म बताइए। CWSN, तो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, पहला ऑप्शन सही है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, विकलांगता को सूचित करने वाले शब्द हैं CWSN, PWD, PHAI।
अब इनमें से कौन कौन से शब्द विकलांगता को सूचित करते हैं? तो आप लोगों को पता है कि CWSN का अर्थ होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, ये विकलांगता को सूचित करने वाला शब्द है। इसके बाद PWD यानी कि पर्सन विथ डिजेबिलिटी, तो ये भी सही है। PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये भी सही है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका अर्थ, तो ये गलत है। ABC ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। तो हमारे क्लासेस यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते चले, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करते चले, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निःशक्त जन अधिनियम 1995 में कितने प्रकार की विकलांगता को परिभाषित किया गया है? कितने प्रकार की विकलांगता को बताया गया निःशक्त जन अधिनियम 1995 में? तो इसका सही ऑप्शन है 7। ये कौन कौन से 7 विकलांगता थी, आप इसको ध्यान रखेंगे। दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण क्षतिग्रस्तता, गामक अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता, ये 7 प्रकार की अक्षमताएं निःशक्त जन अधिनियम 1995 में परिभाषित की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितने प्रकार की विकलांगता को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 4 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता, ये 4 प्रकार का कैटेगरी बनाया गया था राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत। अगला प्रश्न है कि दिव्यांगता अधिकार विधेयक 14 दिसंबर 2016 को पारित हुआ, जिसके अनुसार निःशक्त जन अधिनियम 1995 की 7 प्रकार की बाधाओं को बढ़ाकर कितना किया गया था? तो 7 प्रकार की बाधाओं को बढ़ा करके 21 प्रकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। 21 विकलांगता के प्रकार बतलाया गया। आइए सबको देख लेते हैं। तो ये विकलांगता कौन कौन सी हैं? पूर्ण दृष्टिहीन, टोटल ब्लाइंडनेस, अल्प दृष्टिबाधित जिसको लो विजन कहते हैं, कुष्ठ रोग मुक्त, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स जो होते हैं, श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट इसको कहते हैं, या फिर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। अगला है अस्थि बाधित जिसको लोकोमोटर डिजेबिलिटी के नाम से जानते हैं। बौनापन को भी शामिल किया गया है इसमें। इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इनमें से कौन दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के तहत आता है या फिर नहीं आता है, इस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। इसीलिए मैंने 21 प्रकार को यहाँ पे डाल दिया है। 7वां है बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। अगर बौद्धिक रूप से बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसे भी मानसिक विकलांगता के अंतर्गत रखा जाएगा। मानसिक रुग्णता, मेंटली इलनेस, पागलपन जिसको कहते हैं। स्वलीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, इसमें बच्चा अपने आप में लीन रहता है, समाज से कोई मतलब नहीं रहता है, समाज से वो जुड़ नहीं पाता है। पर मस्तिष्कीय पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी इसको कहते हैं। पेशीय दुर्बलता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दीर्घकालिक तंत्रिका तंत्र की स्थिति जिसको क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं। 13वां है विशिष्ट अधिगम अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटीज़। इसके बाद देखेंगे बहुविध उत्तक दृढ़न, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद है मूक बाधित वाणी से, स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी। थैलीसीमिया को भी इसमें शामिल किया गया है। हीमोफीलिया को भी इसमें शामिल किया गया। सिकल सेल रोग को भी शामिल किया गया। बहुविकलांगता, मल्टीपल डिजेबिलिटी, एक से अधिक विकलांगता होने पर वो मल्टीपल डिजेबिलिटी में चला जाता है। अम्ल आक्रमित व्यक्ति यानी कि एसिड अटैक विक्टिम जो होते हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। पार्किंसंस रोग वाले व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कुल 21 दिव्यांगता के प्रकार बनाए गए हैं। मौखिक रूप से सीखने व भाषा सीखने संबंधी अशक्तता क्या कहलाती है? अब यहाँ से लर्निंग डिजेबिलिटी पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मौखिक रूप से सीखने या भाषा संबंधी सीखने की जो अक्षमता होती है इसको अफेजिया डिस्फेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेजिया डिस्फेजिया। अगला प्रश्न लेंगे, गणित सीखने संबंधी अशक्तता कहलाती है। अगर कोई बच्चा गणित सीखने में बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है, उसे गणित की जो अमूर्तता है वो समझ नहीं पा रहा है वो, तो इसका अर्थ है कि उसके डिस्कैलकुलिया की समस्या है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया। पठन वैकल्य या पढ़ने की अशक्तता कहलाती है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में गलतियां करता है, डी को बी लिख देता है, शाह को वाज पढ़ देता है, तो ये उसका डिसलेक्सिया की समस्या इंगित करता है। और आप लोगों ने देखा होगा एक फिल्म तारे ज़मीं पे, उस फिल्म में भी इस चीज़ को दिखलाया गया है कि बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित रहता है, जिसके कारण से उसकी कॉपी में जो शब्द रहते हैं वो उल्टे पुल्टे रहते हैं, और जब उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो उल्टा पुल्टा पढ़ने लग जाता है।
लिखने की अशक्तता क्या कहलाती है? अगर कोई बच्चा लिखने में समर्थ नहीं है, लिखता है तो उसकी राइटिंग जो है बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसका हाथ सही से नहीं चलता है, तो इसका अर्थ है उसे डिस्ग्राफिया की समस्या है। ठीक है, डिस्ग्राफिया में बच्चा सही से लिख नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड संस्थान कहाँ है? यह संस्थान देहरादून में है, याद रखेंगे। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए? उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं। वे पढ़ने योग्य नहीं हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी गलत है। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मानसिक रूप से अशक्त बच्चों की पहचान हम कैसे करते हैं? तो मानसिक रूप से जो अशक्त बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। क्या होती है? उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। इसको IQ हम लोग कहते हैं, इंटेलिजेंसी कोसेंट। तो अगला सवाल लेंगे, उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क में अगर क्षति हो जाती है और उसके कारण बातचीत में आंशिक या पूर्णतः अक्षम व्यक्ति हो जाता है तो उसको डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया उसके नाम है। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया को भी विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो डिस्थीमिया जो है वो गंभीर तनाव की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क का सेरेब्रम अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को अप्रेक्सिया हो जाता है। ठीक है, अप्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो शॉकओबाज और न्यूक्लियर को यहाँ पे एन छूट गया है, अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, किस बीमारी से पीड़ित है? तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगला प्रश्न लेंगे, एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रकट कर रहा है अधिगम्य असुविधा की, अधिगम्य अशक्तता की, अधिगम्य कठिनाई की या फिर अधिगम्य समस्या की। तो वह बच्चा जो है वो अधिगम्य अशक्तता का लक्षण प्रकट कर रहा है कि उसे अधिगम्य अशक्तता की समस्या, डिजेबल है वो लर्निंग करने में। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो आप सभी को पता है कि ब्रेल लिपि पूर्ण रूप से अंधे बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम की अवस्था में किसको क्या नाम उसको हम देते हैं? तो भ्रम की अवस्था को डिस्मॉर्फिया के नाम से जाना जाता है, डिस्मॉर्फिया। अगला सवाल है, गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी कि गतिक कौशल क्या होते हैं। तो ये गतिक कौशल दो प्रकार के होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। तो अगर इसमें अधिगम नियोगिता आती है तो वह डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानी जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, ADHD का फुल फॉर्म बताइए। ADHD भी एक प्रकार की समस्या अधिगम निशक्तता से ही संबंधित है और इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर। कुछ ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं वो उनका अटेंशन एक जगह पे कहीं पे फोकस्ड नहीं रहता है, बहुत जल्दी किसी भी काम से उब जाएंगे, बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा तहलका मचा करके रखेंगे, तो उनको हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में न्यून अवधान सक्रिय विकार कहते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन है क्रो एवं क्रो। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने 40 प्रश्नों का अभी तक अध्ययन कर लिया है। बढ़ते हैं, आगे भी सवाल हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगला सवाल लेंगे, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? यहाँ से अब शारीरिक शिक्षा के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, H.C. बक। H.C. बक कौन थे? इनका पूरा नाम हैरी क्रोबक है। एक अमेरिकी कॉलेज के खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक थे। उन्होंने 1920 ईस्वी में मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी। ठीक है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी।
निम्न में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है? अंगों का विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नेतृत्व विकास, भावनात्मक विकास, ये सारे ही शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, याद रखेंगे। ये सभी सही ऑप्शन होगा हमारा। भारत में शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से की गई थी? शारीरिक शिक्षा में पीजी, ठीक है, स्नातकोत्तर पीजी, तो इसके पाठ्यक्रम की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से की गई थी? तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, डॉक्टर ताराचंद कमेटी, जो कि 1948 में गठित की गई थी। डॉक्टर ताराचंद कमेटी के सुझाव के बाद 1957 ईस्वी में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई। बाद में इसे भारत के खेल प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया गया और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाना गया। वर्तमान समय में यह लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNUPE के रूप में जाना जाता है और इसके द्वारा ही बीपेड कोर्स की पेशकश की गई। आप लोगों को पता है कि अभी शारीरिक शिक्षक की बहाली हुई, जिसमें बीपेड की डिग्री मांगी गई। तो बीपेड की डिग्री LNIPE के द्वारा ही शुरुआत की गई और इसमें प्रवेश पाने की पात्रता इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण थी। आगे पढ़ेंगे। भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन कब किया गया था? तो भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1950 में। अगला प्रश्न लेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किया। बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेंगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको हम लोग SAI के नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आप लोगों को पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो भारत ने सबसे पहला बार ओलंपिक में भाग लिया था 1920 ईस्वी में, 1920 में। अगला प्रश्न लेंगे कि ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक के लोगों में वो सर्किल होता है, तो कितने सर्किल होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 5 सर्किल होते हैं। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओलंपिक का ये लोगो है, इस प्रकार से 5 सर्किल आपस में जुड़े होते हैं और ये पांचों सर्किल जो हैं 5 महादेश को, 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर के 6 महाद्वीप आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 4 से जितने भी टॉपिक थे उन सब के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं। आप लोगों को क्लास हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके जाएंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।